हाय एवरीवन। तो आज हम जानने वाले हैं ई सरल गुरुकुल के बारे में कि यहाँ पर क्या से पढ़ाई हो रही है, बच्चे कहाँ से आए हैं, मेंटरशिप कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, इनको सवाल क्या मिल रहे हैं, टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, हर एक वो चीज जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो। ठीक है, और ये सब लोग ही हमें बताने वाले हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं। कहाँ से आए? सर मैं एमपी से आई हूँ। सर मैं रावत भाटा राजस्थान। मैं अलवर राजस्थान। ओके, तो भाई राजस्थान जीत रहा है अभी तक। मुझे साल भर हो गया ई सरल में और मैं उत्तर प्रदेश बनारस से आया हूँ। ओके, तो मैं झांसी यूपी से हूँ। मैं झारखंड से हूँ। तो भाई ये पूरा भारत ऑलमोस्ट यहाँ पर है और इनके बैच में बहुत सारे बच्चे हैं। तो पूरे भारत से आज जो बच्चे आ रहे हैं वो ई सरल में आ रहे हैं। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो भाई ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको कोटा में कैसा लग रहा है। आपको इतना टाइम हो गया, कोटा के बारे में काफी कुछ बोला जाता है, ठीक है, पर एक्चुअल रियलिटी क्या है इतने टाइम से जो आप यहाँ पर रह रहे हो? एकेडमिक्स का माहौल कैसा है, पूरे शहर का माहौल कैसा है, बताओ भाई। हाँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया कोटा में रहते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा क्लियर कट कि बहुत अच्छा माहौल है। और क्या कहते हैं कि जो ई सरल है और जो कोचिंग है उस पर क्या कहते हैं मेंटोरशिप की वजह से जो ई सरल का माहौल है वो बहुत बढ़िया है। ओवरऑल पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छे गाइडेंस मेंटोर्स की वजह से गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। और ओवरऑल कोटा भी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सेफ भी है और मेजोरिटी सब कुछ यहाँ पर पढ़ाई पे बेस्ड है। मतलब आप कोटा में कहीं भी घूमोगे आपको जनरली यही डिस्कशन मिल जाएगा कि आप क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, टीचर ने कैसा पढ़ाया। जनरली सबसे ज्यादा डिस्कशन टीचर्स के राउंड होता है कि मेरे टीचर ने ये करवाया, मेरे टीचर ने वो करवाया। तो एक बहुत ही मतलब एवरेज बच्चा भी जब कोटा में आता है ना तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाता है। अब देखते हैं कि टीचर्स इनको कौन मिले हैं, क्या इनको फील आ रही है, सब्जेक्ट में इनको कैसा लग रहा है, और फिर सवाल और इनके बारे में बात करते हैं। आ जाओ। आपको जैसे कि पता है कि पहले बाकी सब जगह पर क्या होता है कि बैच सिस्टम चलता है ना। एक अलग से बैच बनाया जाता है या 2-3 बैच बनाए जाते हैं, उसमें आपको मार्क्स के बेसिस पर टीचर्स दिए जाते हैं। पर ई सरल में हमने मिलकर वो सिस्टम बदला कि हर बच्चे को वो जो सो कॉल्ड टॉप बैचेस थे उसके टीचर्स दिए जा रहे हैं। जो पहले खुद उन टॉप बैचेस में पढ़ाते थे वो अब हर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके मार्क्स 300 में से 100 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 280 आ रहे हैं, 290 आ रहे हैं, जिससे हर बच्चे का लेवल अप होने में बहुत ही सुविधा मिलती है। ठीक है, तो इनसे पूछते हैं टीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के टीचर के बारे में। तो फिजिक्स के टीचर भाई आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? बढ़िया लग रहा है सर हमारे फिजिक्स के जो फैकल्टी है, पहली बात तो वो हमारे आईआईटी से ही है और हम लोग को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारे टीचर भी पहले से आईआईटी से वो पास आउट है और हमें इतना मोटिवेट करते हैं क्लास में। तो मतलब अच्छे से फील आता है पढ़ने में भी, और सर पढ़ाते भी इतना अच्छे से है कि मतलब जैसे सर हम लोग को जो मतलब सर पढ़ा रहे हैं, सारे टॉपिक्स वगैरह बताते हैं। कोई भी टॉपिक सर जैसे अभी हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स वगैरह भी सर पढ़ा रहा है। तो उसमें सर इतने अच्छे से मतलब इतने ऊपर लेवल के सर क्वेश्चंस करवा देते हैं कि बाकी सर जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस वाले क्वेश्चन है हमें, तो वो मतलब सर देख के ही लगता है कि ये तो हो ही जाएगा। अच्छा, मतलब फील आ जाती है मतलब फिजिक्स की पूरी। एक तो डांटते भी है जब डांटने का टाइम आता है, और जब मतलब अच्छे से बात करने का रहता है तब सर अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं। हर एक टाइम पे हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। मतलब बड़े भाई के जैसे हैं वो। टीचर तो हैं ही बट साथ में बड़े भाई के जैसे भी बड़े भाई हैं। तो फिजिक्स से मोहब्बत होने शुरू हो गई कि हो ही गई? अब तो हो गई सर, पूरी अब पूरी हो गई। यस सर। तो भाई देखो फिजिक्स के एकदम लेजेंडरी टीचर्स इनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब फिजिक्स की बात हो गई, अब चलते हैं हम मैथ्स की तरफ, क्योंकि आईआईटी में जाना है और जे एडवांस की रैंक लानी है। तो सबको पता है कि केमिस्ट्री पहुंचा देगी सिलेक्शन तक, ठीक है, फिर उसके बाद फिजिक्स पहुंचा देगी 1000-2000 रैंक तक। पर अगर 500 के अंदर जाना है तो वहां पर तो रास्ता मैथ से होकर ही जाता है, क्योंकि मैथ सबसे टफ है। आप कुछ भी कहो, अभी जेई मेंस के तुम सबने पेपर भी देखे होंगे पिछले 5 साल के। एडवांस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, पर अगर आप पिछले 5 साल के जेई मेन के पेपर उठा लो तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 50 या 55 नंबर से नीचे 99 परसेंटाइल आ रही है। तो यहाँ पर मैथ्स के टीचर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्लास में क्या लेवल रख रहे हैं, हम बच्चे को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैथ्स के बारे में जानते हैं। हमारी मैथ्स की फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तब से हमारी 12th स्टार्ट हुई है और जब से मैंने मैथ्स को समझना स्टार्ट किया और जब से हमारे टीचर्स मतलब वो जिस तरह से हमें पढ़ा रहे हैं तो लगने लग गया मैथ्स क्या है, इतना प्यारा सब्जेक्ट है। मतलब बहुत अब तो रोज़ ऐसा ही लगता है कि सिर्फ मैथ्स ही करूँ। और मतलब एडवांस के पीवाईक्यू भी आसानी से बन जाते हैं, कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो नहीं बनते हैं। और मतलब टीचर इतने अच्छे हैं हमारे कि हर चीज़ में बहुत एकदम फ्रेंडली है, सारी चीज़ बहुत अच्छे से बताते हैं, तो उनसे डाउट पूछने पे भी घबराहट नहीं होती है। सबको ही मैथ्स से डर लगता है। तो जो मैथ्स का आपका डर था 10 तक था या 11 तक भी था,
वो अभी खत्म हुआ कि नहीं हुआ? वो पूरा खत्म हो चुका है सर, और अब तो ऐसा हो रहा है कि मेरी इच्छा होती है मैं दिन भर मैथ्स ही करूँ। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है भाई, आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उसके बिना नहीं निकलेगी। आप जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो इंटीग्रेशन आ ही जाएगा कहीं ना कहीं पर, Yes, या sir. डिफरेंशिएशन आ ही जाएगा। जैसे 12th के बहुत सारे चैप्टर्स हैं या 11th के बहुत सारे चैप्टर्स, जब 12th में आप केमिकल काइनेटिक्स करने जाओगे तो उसमें या तो इंटीग्रेशन लगेगा या डिफरेंशिएशन लगेगा। Yes. फिजिक्स में तो मेरे हिसाब से वो एकदम कपल्ड ही है, मतलब एकदम जो है इंटेंगल्ड है। फिजिक्स और मैथ्स में कई बार फर्क ही समझ में नहीं आता कि हम फिजिक्स कर रहे हैं कि मैथ्स कर रहे हैं, Yes, sir. है ना। जैसे कल मैं देख रहा था सारांश सर एक सवाल बना रहे थे, उसमें वो एक एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, मोर देन वन का एक सवाल था, अलग अलग एक्सिस के अलाउंग, तो उसके सोल्यूशन में सिर्फ मेरे को सांप ही सांप दिख रहे थे, मतलब इंटीग्रेशन ही दिख रहा था, क्योंकि और कुछ था ही नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया, उसके बाद वो मैथ्स ही है। तो आई थिंक मैथ्स पूरे जेई की प्रिपरेशन का तो कोर है। अगर किसी की मैथ्स कमजोर है तो फिर उसको एडवांस में फिजिक्स करने में तो बहुत तकलीफ आने वाली है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक शायद वो फिर भी कर लेगा, पर एक बेस लेवल की मैथ्स तो हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप एडवांस की पीवाईक्यूज, मेंस की पीवाईक्यूज करते हो मैथ्स के? हाँ यस सर, और TWTs भी साथ ही चैप्टर्स के दे देती हूँ। और अब तो एक्सरसाइज 1, 1A, 2, 2A मतलब कुछ लगती नहीं कि मस्त है, मतलब आराम से बन जाती। तो ये देखो मैथ्स के टीचर्स भी औसम है। अब केमिस्ट्री पे चलते हैं, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई फिजिकल की, क्योंकि फिजिकल अलग तरीके से रुलाती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थोड़ा अलग तरह से रुलाती है। फिजिकल में मतलब ऐसा लगता है कि 2-3 स्टेप तक तो पहुंच गए, शुरुआत तो हो गई, पर आंसर लाने में बहुत तकलीफ हो जाती है, जिसकी शुरुआत मोल से होती है। ठीक है, मेरे को जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था तो शुरू के 1 महीने में तो ऐसा लगता था, जब भी मोल चालू होता था, कि जेई शायद गलत ही ले लिया अपन ने मतलब कि ये हम गलत फील्ड में आ गए। पर फिर धीरे धीरे जब आप उसमें पकड़ बनाते हो तो फिर बहुत आपको उसमें मजा भी आने लगता है और वो स्कोरिंग भी हो जाता है। तो फिजिकल के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स ऐसे ही होते हैं, शुरू में दुखदाई पर बाद में स्कोरदाई, मतलब बाद में स्कोर देकर जाते हैं। तो फिजिकल के टीचर्स के बारे में पूछते हैं। सर हम लोग के जो फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर हैं वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, मतलब वो खुद भी IIT बॉम्बे से ग्रेजुएटेड हैं, तो उन्हें मतलब वहाँ का वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। और उन्होंने काफ़ी टॉप रैंक्स भी पढ़ाई हैं, जैसे AIR 5 भी उन्होंने पढ़ाई है और काफ़ी AIR 100 के अंदर। तो उन्हें मतलब वो कंटेंट पता है कि क्लास में कैसे डिलीवर करना है, तो वो एकदम बेसिक से लेके हमें एडवांस तक लेके जाते हैं। और उनके नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उसमें से जैसे अगर नोट्स की क्वेश्चंस इतने बढ़िया क्वेश्चंस हैं उनके कि हम लोग को एडवांस के PYQs भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। एक्सरसाइज 2, 2A में भी दिक्कत आती है, लेकिन उनके कंसेप्ट्स अगर लगाओ तो बहुत अच्छे से ईजिली सॉल्व हो जाते हैं वो। और वो वहाँ के एक्सपीरियंस हमें IIT बॉम्बे का शेयर करते हैं, तो उससे और मोटिवेट होते हैं हम लोग के जैसे IIT जाएंगे तो ये भी है, मतलब वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ और इन सब को लेके भी काफ़ी अच्छा उनका ओपिनियन रहता है। हाँ, और वो डाउट भी जैसे क्लास के अंदर भी सारे डाउट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जैसे अगर कोई डाउट बच जाता है तो वो अलग से टाइम देते हैं और उसमें भी आराम से आधा घंटा बैठ के वो सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। थ्योरी में भी अगर कोई डाउट हो वो भी बड़े अच्छे से क्लियर कर देते हैं। टीचर्स ऐसे हैं जनरली ई-सरल में जो एक तो बेसिक से उठाते हैं, है ना भाई, सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम, कोई अजम्पशन नहीं है कि बच्चा 10 तक एकदम कुछ ओलंपियाड लेवल क्रैक करके आया था, वैसे ही बच्चे हैं, बट सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम बेसिक से उठाया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रियल टीचर्स वही होते हैं जो बेसिक से पढ़ाना जानते हैं। मतलब आप एकदम एक हाई लेवल से पढ़ा रहे हो तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फिर उनके करियर डिरेल हो जाते हैं, मतलब उनके करियर बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। तो एकदम ऐसे बेसिक से उठाया जाता है कि जैसे मोल उठा रहे हैं तो मोल की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि सीधा मतलब कुछ हाई लेवल पे ले गए, और फिर उसके बाद एडवांस से भी एक लेवल ऊपर लेकर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सामने अगर एक कम मार्क्स वाला बच्चा बैठा हुआ है तो उसको लो लेवल का पढ़ाएंगे, जैसे बहुत जगह होता है कोटा में, भाई ये सब बहुत जगह होता है और पूरे देश में होता है। कोटा क्या, पूरे देश भर में ऐसा होता है कि बच्चों को अलग अलग लेवल पर छांट के उनको अलग अलग लेवल का कंटेंट डिलीवर किया जाता है। पर ई-सरल में जब भी बच्चा क्लास में पढ़ता है तो ये इंश्योर किया जाता है कि वो एकदम एडवांस लेवल तक जाए, पर एकदम बेसिक से जाए। ठीक है, तो अगर आप बात करें हम इनऑर्गेनिक के बारे में, तो भाई इनऑर्गेनिक के बारे में बताने वाले हैं। हमारे इनऑर्गेनिक के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, और वो बिल्कुल बेसिक से बताते हैं और बिल्कुल एडवांस लेके जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता कि ये एडवांस आ चुका है, हमें लगता है बेसिक चल रहा है, और सर बोलते हैं ये PYQ है, ये ओलंपिक के क्वेश्चन है, और हमें पता नहीं चलता, बहुत आसानी से होते रहते हैं। तो मतलब जनरली इनऑर्गेनिक से सबको अजीब लगता है कि यार ये तो एक्सेप्शन वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट है, ईगो पे बात आती है, मैं तो इंजीनियर बनने आया हूँ, ये सब कौन करेगा। होता है पहली बार कॉपर और क्रोमियम को देखते हैं पीरियोडिक में, जब पहली बार कॉपर और क्रोमियम आता है और उसमें वो होना चाहिए था 4:2 पर हो जाता है 4:1, तो गुस्सा आता है। ये क्या मजाक लगा के रख रखा है, वी डिड नॉट साइन अप फॉर दिस। तो अभी इनऑर्गेनिक बोझ लगती है, बोरिंग लगती है कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है?
सर उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि जैसे एक्सेप्शंस आते हैं सर उसको अच्छे से बताते हैं क्यों आए हैं, उसके पीछे पूरी डिटेल बताते हैं, तब तो फिर याद हो जाता है। फिर बाद में कभी एग्जाम में भी या फिर कभी क्वेश्चन कर रहे हो तो जैसे ही उसके बारे में बात भी आती है तुरंत वो पूरा याद आता है, वो सिनेरियो और आराम से हो जाते वाले। मतलब इनऑर्गेनिक को सिर्फ रटा के नहीं पढ़ा रहे कि भाई ये नोट से इनको रट लेना, पूरा उसका लॉजिक भी सर लोग समझा रहे हैं। ये सर पूरा लॉजिक कैसे हुआ था कैसे। तो भाई देखो एडवांस क्रैक करना है ना, वो रट के हो ही नहीं सकता। मतलब आपके शायद 10-15% फिर भी आ जाएंगे और वो भी आप रटने में एकदम महानतम होने चाहिए। जब तक आप उसके कोर लर्निंग में नहीं जाओगे ना, जब तक आप उसको डीपली अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक किसी भी हालत में आपका एडवांस नहीं निकलेगा। ऑर्गेनिक के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे ऑर्गेनिक तो सब्जेक्टिव है, हमने जब रियल लाइफ एग्जांपल से उसे रिलेट कर देती है, जैसे कि जीओसी में गॉश फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म होती है, तो उसके 2 बर्गर के बने ऐसे मान के, और मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से जब हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं तो फिर समझ में आने लगा। तो अब ऑर्गेनिक लगता है कि ठीक है। और एक्सेप्शन को भी मैम ऐसे पूरा डेंजर वगैरह लिख के एकदम हाईलाइट करके बोलती है, तो रोज़ उसको रिवाइज करने को, तो अब ऑर्गेनिक समझ में आने लगी है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये तो तय है कि यू विल गेट बेस्ट टीचर्स हर एक सब्जेक्ट के, जो आपको सारे सब्जेक्ट्स को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, चाहे आप 10 to 11th के बच्चे हो या 11 to 12th के हो या ड्रॉप ईयर के हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई टीचर्स की। अब बात करते हैं एक वो चीज जो एकदम यूनिक है ई सरल में और जिसको हम मेंटरशिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th में ही सीधा ई सरल में आ गए थे, 10th के बाद में, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th आधी बिगाड़ के या पूरी बिगाड़ के ऑफलाइन ही वो लोग वहां से आए थे। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि आप पहले जो पढ़ रहे थे उसमें आपको एक्चुअली में मेंटरशिप मिलती थी कि नहीं मिलती थी, और अब मिलती है कि नहीं मिलती है। तो भाई सबसे पहले कौन कौन ऐसा है जो 11th आधी वेस्ट करके या पूरी वेस्ट करके, मैं वेस्ट तो नहीं बोलूंगा बट हाँ 11th के बाद जो बच्चे आए हैं, तो बिना किसी का नाम लिए, आप पहले जहां पर थे वहां पर मेंटरशिप होती थी? नहीं होती थी, बिल्कुल भी। यहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखो मेंटरशिप का एक रोल क्या होता है, मेरे को जो लगता है कि हमने एनके सर ने मेजरली जो मेंटरशिप का इनिशिएटिव लिया था, उसका मेन कारण यह है कि हर बच्चा कभी ना कभी या तो डिस्ट्रैक्शन में भटकता है, क्योंकि और आजकल तो बहुत ज्यादा वो हो गया। जब मैं पढ़ता था ना, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हमारे टाइम पर फोन में नेट भी नहीं हुआ करते थे। आवर पीक डिस्ट्रैक्शन वाज वो स्नेक वाला गेम। अब उसमें भी तुम कितना ही हाई स्कोर बना लोगे, मतलब सांप बड़ा हो के पूरी स्क्रीन भर देता है ना, उसके बाद क्या, और आप उसको 2-3 बार कर देते हो तो फिर आप बोर होने लग जाते हो। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन होता था दोस्ती का। ठीक है, पर ये जो आपके सामने आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन है ना, फोन का डिस्ट्रैक्शन हो गया, इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रैक्शन हो गया, हर बच्चा इतना अवेयर है अब कि दुनिया भर में जो चलता है वो भी आपके लिए तकलीफ बन गया है। हमारे को तो कुछ पता ही नहीं चलता था पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, देयर इज नो सोर्स। तो अभी के टाइम पर डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, और वो ये सिर्फ ये वाली जनरेशन समझ सकती है, इसके अलावा समझना बहुत मुश्किल है। बट हम लोग ने वो समझा, और वहां पर मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल आता है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल के अंदर। दूसरा, मेंटरशिप का एक बहुत बड़ा रोल आता है कि कोई भी बच्चा पैदा होते से जेईई नीट की तैयारी सीख कर नहीं आता। ये तैयारी करने में क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मान लो 6 साल मेरे पास होते तो मैं गलती कर करके सीख सकता था, बट क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, और अगर मेरी किसी गलती से मेरे 1-2 महीने बिगड़ गए तो वो मेरी रैंक को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए डे 1 से सारी तैयारियां सही होनी चाहिए। जैसे मेरे को 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, एक बहुत अजीब सी बात है, बट इन्होंने भी ऐसे लोग देखे होंगे, 90% लोग क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते। होता है कि नहीं होता भाई? वो पहले एक जगह थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वो यूट्यूब पे जाते हैं, फिर थ्योरी पढ़ते हैं, 2-4 बैच वो लेकर रखते हैं, इधर से भी थ्योरी, उधर से भी थ्योरी, उधर से भी थ्योरी, सब जगह का देख लेते हैं, और कुछ नहीं पाते, और क्वेश्चन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज है ही नहीं कि कोई बताए कि भाई तेरा वाइवा नहीं होने वाला है एडवांस के एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा, 99% बच्चे टेस्ट नहीं देते, ये बड़ी सैड रियलिटी है, बट रियलिटी यही है कि बहुत, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, नंबर आएंगे, डर लगता है, फिर मेरे को लोग जज करेंगे, मेरे अच्छा नहीं हुआ तो, जबकि फाइनली देना तो टेस्ट है, टाइम के अगेंस्ट प्रेशर में ही तो परफॉर्म करना है। आप जे एडवांस का एग्जाम घर पर दो ना, आपके आराम से 70% 80% नंबर आ जाएंगे अगर आपके पास 2 दिन का समय है तो, बट 6 घंटे में वो 70-80% सिर्फ देश के टॉप 10 बच्चे लेकर आ पाते हैं। तो ये सारी चीजों में मेंटर्स की बहुत 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 ज्यादा जरूरत होती है। और तीसरी चीज डिसिप्लिन में। अब जैसे क्या होता है कि हमने क्लास मिस करी, जैसे आप लोग जो पहले थे, पहली बार क्लास मिस करते हैं ना तो डर लगता है, पर अगर उसके बाद फिर क्लास मिस करना बड़ी नॉर्मल सी चीज हो जाती है। पर अब ई सरल में तो क्या है, आप क्लास मिस करते हो, मिस नहीं कर सकते हो, है ना।
क्योंकि जब आप क्लास मिस करते हो तो क्या होता है, मेंटर का कॉल आता है सर, और फिर अगर आप कॉल उठाने के बाद भी नहीं आते तो क्या होता है, मेंटर ही आ जाते हैं हमारे मेंटर ही आ पास। जाते हैं। जैसे ये अपना एक्सपीरियंस बताएगा। सर एक दिन क्या हुआ था, मैं बीमार हो गया था, तो मैं सर को नॉर्मली मैसेज किया था, तो मेरे को लगा कि सर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बोले कि ठीक है आज मत आना। अगले दिन मैं बोलना भूल गया, उनका कॉल आया, मैं सोया हुआ था, कॉल नहीं पिक कर पाया, वो अचानक से आ गए। अब मैं मतलब नॉर्मल कैजुअल बैठ ये लेटा हुआ था, मैं सोच रहा अभी कौन आ गया नॉक हुआ होगा डोर पे। हाँ, फिर देखा तो सर थे सामने। सर ऐसे कंधे में हाथ रख के बोलते हैं और बेटा क्लास क्यों नहीं आए। सर को बोलता हूँ तो वैसे सर केयर करते हैं हम लोग का। और जब मैं पहली बार आया था यहाँ ईसरल में, तो उस टाइम मैं होपलेस था, मेरे को पता नहीं था क्या कैसे करना है। तो मेरे जो मेंटर थे वो मुझे रास्ता दिखाए थे कि कैसे करना है, आगे का रास्ता कैसे करना है, खुद को क्लियर आउट कैसे करना है। तो जैसे हम बोलते हैं ना बड़े होने के बाद कि हमारा कोई बड़ा भाई होता तो हम और बेटर कर पाते हैं, उनका जो नीड है ना वो पूरा कर देते हैं। वो मेंटर आपके बड़े भाई की तरह हैं। हाँ, वो हर एक चीज़ का रास्ता बता देते हैं। इवन आप इमोशनली भी उनसे कुछ कंसर्न करना हो उसमें भी हेल्प कर देते हैं। अगर कुछ गलत हो तो उसमें भी हेल्प करते हैं, मना करेंगे या समझाएंगे। तो डांटते भी हैं? डांटते तो बहुत है। डांटते तो बहुत है। हाँ सर। एक एक बच्चे के लिए इतना पेन लेते हैं, एक एक बच्चे के लिए वो इतना आउट ऑफ द वे जाकर काम करते हैं कि मतलब इससे आपकी लाइफ में वो वाली फीलिंग आती है क्या कि नहीं, जब मेरे मेंटर मेरे लिए इतना करने का सोच रहे तो मैं भी तो करूं। हाँ, वो पुश मिलता है सर। वो पुश मिलता है। हाँ। कि भाई वो कभी भी हमसे अगर पूछ लेंगे तो हमारे पास हमारा होमवर्क रेडी होना चाहिए। हाँ। हमारे टेस्ट रेडी होने चाहिए। होमवर्क चेकिंग भी कर लेते हैं। रैंडम हो जाता है। हाँ, सर। और क्लास तो आना ही पड़ेगा। यस सर। मतलब क्लास मिस करने से पहले थोड़ा खौफ आता है कि अंदर से सर क्लास मिस करते हैं मतलब अगर वो सोच नहीं आनी चाहिए क्लास नॉक हो गया तो नॉक हुआ तो मेंटर आ गए। ये बात भाई देख लो। तो मैं आपको बता रहा हूं जितना परसेंटेज अटेंडेंस कोटा में ईसरल में है वो हाईएस्ट है। मतलब जनरली क्या होता है, शुरू के 1 महीने सबकी क्लास भरी हुई होती है, फिर उसके बाद जनरली बच्चे हॉस्टल में ही मिलते हैं या जो घर पर मम्मी पापा के साथ रहते हैं वो वहीं मिलते हैं। बट ईसरल में लास्ट तक आते आते भी 70% 80% से ज्यादा अटेंडेंस होती है, जो डबल या ट्रिपल है कोटा में बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में, और इसी के कारण हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो भी आता है। इसके अलावा और मेंटरशिप में क्या होता है, इनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इन सबके पास एक ये कार्ड होता है, सबके पास कार्ड होता है, इसको हम शक्तिमान कार्ड बोलते हैं। ये क्या करता है, कैसे तुम्हारी हेल्प होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। बताओ भाई साहब। सबसे पहले तो ये शक्तिमान कार्ड एकदम अच्छा होता है, एकदम हमको मिलता है तो सारी रिपोर्ट इसमें फिल होती है। हर टेस्ट के बाद सर हमसे अलग से इनके सेशंस होते हैं तो सब फिल करवाते हैं हमसे। तो क्या क्या फिल होता है देखो मैं बताता हूँ। तुमने नोट्स किए वो चेक होता है, फिर उसके बाद तुमने फॉर्मूला याद किया कि नहीं किया वो चेक होता है, फिर CPP मतलब जो फॉर्मूला याद करने के लिए अपना DPP टाइप की चीज होती है वो, फिर 1 1A 2 2A जेई मेन के चैप्टर वाइज टेस्ट, जे एडवांस के चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर PYQ जेई मेन के 4 सेट मिलते हैं उसके, जे एडवांस के PYQ, और फिर फाइनली यहाँ पर मेंटर के साइन हो रखे हैं कि भाई इस बच्चे ने ये सारी चीजें यहाँ पर करी कि नहीं करी। और ये सारे चैप्टर्स के लिए होता है ना भाई। मतलब आप करते जाओ और मेंटर से चेक कराते जाओ। तो अब आप देखो, जो हमने देखा था कि 99% बच्चे तो टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गई क्योंकि कुछ और किसी को पुश भी नहीं करना पड़ा अलग से जाकर, क्योंकि आपकी चेकिंग होनी है, रेगुलरली होती है। और अगर आपने नहीं किया तो या तो डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी या बेइज्जती होगी, और हम तीनों चीजें नहीं करवाना चाहते। तो एक प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेटिकली हमारा जो पूरा प्रोसेस है जेई क्लियर करने का, भाई जेई है क्या, अगर हम ऐसे समझें, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फिर आपको वो कॉन्सेप्ट याद करने, फिर उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस किस तरह की होती है, इजी प्रैक्टिस, फिर मीडियम प्रैक्टिस, फिर टफ, फिर सुपर टफ, और फिर PYQ। ये सारी चीजें आपने कर ली। उसके बाद आपको उसका रिवीजन करना है, उसके बाद आपको उसका टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो भाई ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। टेस्ट एनालिसिस का अपना जो पूरा प्रोग्राम है, टिप्स का प्रोग्राम है, उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसे होता है, उससे बच्चे की कैसे हेल्प होती है। सबसे पहले जो हमारे मेंटर है वो हमको गूगल फॉर्म भेजते हैं व्हाट्सएप पे, फिर उसके बाद हम उसको फिल करते हैं और फिर उसके बाद वो हमको मिलता है प्रिंट आउट होके। और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं और मेंटर्स हैं वो हमको उससे गाइड करते हैं और हमको हेल्प करते हैं कि हम कैसे उससे आगे बढ़ें और उसको इम्प्रूव कैसे करें, हमारे मार्क्स कैसे ऊपर करें। और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, मतलब ऐसे होता है मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उससे।
तो भाई जैसे कि ये 11th में 18, 20, 25 नंबर स्कोर कर रहा था, अब धीरे धीरे इसका स्कोर इंप्रूव हो रहा है। कुछ टेस्ट में ऊपर नीचे होता है क्योंकि वो तो लेवल पे भी डिपेंड करता है, बट इसमें क्या होता है कि आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। भाई कि आपने फिजिक्स में क्या किया, जैसे आपने कितने सही किए, आपके कितने इनकरेक्ट हुए। अब इसमें आपसे रीजन भी भरवाया हुआ है, है ना, कि अपने इनकरेक्ट का रीजन बताओ, किस लिए मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। आपके जो दोस्त बाकी जगह पढ़ रहे हैं, क्या वो कभी इतनी डिटेल में हर टेस्ट का एनालिसिस करते हैं क्या? उन्हें सेल्फ करना पड़ता है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जितने भी बच्चे टॉप 2000 में एटलीस्ट रैंक आकर आ रहे हैं ना, वो सारे टेस्ट एनालिसिस करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज को एनालाइज ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, और अगर पता नहीं चलेगा तो हम बार बार वही गड़बड़ करते रहेंगे। ये तो वैसा ही है कि एक रोड पे गड्ढा है, मैं रोज उसमें गिरता हूँ, फिर भी मैं एक्टिव ऐसे ही चला रहा हूँ ऊपर देखकर। तो इससे बड़ी बेवकूफी की तो बात हो ही नहीं सकती। आप सबको पता है आईआईटी में 3 सब्जेक्ट नहीं होते, 5 होते हैं, ठीक है, इन सबको तो पता ही है। कौन कौन से 5 होते हैं इनके लिखे हुए हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो टिप्स में हो गई, जनरल मेंटरशिप में हो गई। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की और एटीट्यूड की। जैसे मैं आपको बताऊं, जनरली 99% बच्चे टफ क्वेश्चन की तरफ झांकते ही नहीं है। वो अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं आसान आसान क्वेश्चन करके। टफ क्वेश्चन वो लोग कैसे करते हैं, टीचर ने नोट्स में करा दिया, वो तो टीचर ने समझाया, नाम लिखा दिया बुक्स का वगैरह का, ये इसके, तो वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, अरे हमारा तो नोट्स में से पेपर आएगा। नहीं आता, किसी के विषय भी नहीं, और आ भी नहीं सकता, वो हर साल नए क्वेश्चन बना रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे टफ क्वेश्चन नहीं भी बनते तो मेंटर्स डांटते हैं क्या या टीचर डांटते हैं क्या? नहीं डांटते नहीं, वो गाइडेंस और बढ़ाते हैं हमारे। बोलते हैं सर। डांट किस चीज में बढ़ती है? सर डांट मतलब ये, मतलब तुम अगर कहीं काम चोरी कर रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, तो उसके लिए सर डांटते हैं। तुम अगर रोज को मतलब सर अगर हम लोग रोज होमवर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसे 1A 2A वगैरह सब देते रहते हैं सर होमवर्क, तो जो बच रहा है उसके लिए सर नहीं बोलते। सर बोलते वो मैं बता दूंगा, जहाँ फंस रहे हो वो मैं करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन जो तुम कर पा रहे हो, जो तुम कर सकते हो, वो तो तुमको करना पड़ेगा। इस साल में एक एक बच्चे का ऐसे किया जाता है, क्योंकि मेरे से कितने सॉल्व हो रहे हैं वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। और अगर मेरा लेवल अभी ऑलरेडी कम है, मेरी 11th अच्छी नहीं थी, तो मेरे से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। अब जनरली मैं क्या देखता हूँ कि इस चीजों पर भी बच्चों को डांट पड़ जाती है, तेरे से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ, तो आईआईटी के लायक ही नहीं है, ऐसे तक स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं। उस चक्कर में ना हमेशा पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। पर ई सरल में कभी पहली बात तो ये बोला ही नहीं जाता, क्योंकि हमने कैसे कैसे बच्चे देखे। अपूर्व भैया जैसे 39 परसेंटाइल थी, भाई ने मेहनत करी, 2 महीने पता नहीं क्या ही कर लिया, 99 पे पहुंच गया। संजय जैसे बच्चे 12 घंटे रोड पर काम कर रहे हैं और आज भैया IITian बन गया, 6 घंटे 7 घंटे साल भर पढ़ पढ़ के। तो इसका मतलब कर तो हर बच्चा सकता है, पर कर कौन सकता है? जो प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो जैसे आग एनालिसिस की अगर हम बात करें तो कौन बताने वाला है? इसमें क्या क्या होता है? तो आग एनालिसिस में मतलब जो हमारे मेंटर्स होते हैं, कई बार टीचर्स भी हमारा आग एनालिसिस लेते हैं कि हमने क्या क्या मिस्टेक करी, हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि जो हमारी पहले टेस्ट में स्ट्रेटजी थी शायद वो हमारी गलत थी, तो उसकी वजह से हमारे कम मार्क्स आए। तो अब हमें वो अलग चीज़ बताते हैं कि कैसे हम और दूसरी स्ट्रेटजी से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक बच्चे से ये सवाल पूछा गया कि तुम्हारे टाइम वेस्ट के आवर्स कितने हैं अदर देन स्टडी, स्लीप, डेली रूटीन। तो इसने मोर देन 3 लिख रखा है। अब इसमें लिखा हुआ है कि मैं बहुत फोन चलाता हूँ। तो अगर तुम बहुत फोन चलाते हो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? तो फिर फोन पे लॉक लगेगा सीधा, फिर सीधा लॉक लगेगा, फोन या लॉक फिर हो जाएगा, या तो फोन सीज हो जाएगा, है ना? फोन जमा करा दो या फिर लॉक लगवा लो, 2 ऑप्शन है। अच्छा ये चीज कभी काफी वो किया जाता है कि बच्चों से उनकी इंडिपेंडेंस छीन रहे हैं, इस उम्र में आप उनके ऐसा नहीं कर सकते। आपकी इससे हेल्प होती है क्या? कि अगर आप बहुत हेल्प होती है। मेंटर अगर आपका 7 दिन फोन लॉक कर देंगे, अच्छा, और ऐसा भी नहीं परमानेंटली लॉक किया जाता है, बच्चे को पहले उस आदत को छुड़वाने के लिए हेल्प करी जाती है कि भाई तो 7 दिन छोड़ दे, है ना? तो उससे कितनी हेल्प होती है? बहुत हेल्प होती है। ये जो चीज़ इससे डिस्ट्रैक्शन मिलता है, तो अगर वो फोन ले लेते हैं, लॉक लग जाता है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है उससे बहुत ज़्यादा। मतलब वो चीज़ आपकी हेल्प करती है? हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वापस मिलता है तो फिर मन ही नहीं करता है फ़ोन यूज़ करने का। जब शुरू में आए थे फोन लेके आए थे? यस सर। और अभी कितना यूज करते हो? अब तो सर बेयरली 1 घंटा एक दिन। 1 घंटा वो भी सर 1 घंटे से घर वालों को कॉल आता है, बस उसी का। कौन कौन फोन से अभी भी एडिक्टेड है और कौन कौन अपने मन से फोन यूज करने लगा है? सर मेरे पास स्मार्टफोन था, अब मैं छोटे वाले पे शिफ्ट हो गया। मेरे पास फ़ोन है ही नहीं। है ही नहीं, ये तो डे 1 से ही सही है भाई। सर है, बट बस इसरल के ऐप्स के लिए, और जो सर नोटिफिकेशन वगैरह भेजते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब इस दिन आना है ये वगैरह, कुछ भी सेशन वगैरह हो जाता है हमारा, तो सर उसके लिए बस यूज़ करते हैं। बाकी सर मतलब 1 आवर बहुत ज़्यादा हो गया, उससे कम ही होता है हमारा। पढ़ाई आप एफिशिएंसी के साथ करो 10 से 12 घंटे,
सो आप 7 घंटे, बहुत सारे बच्चे 4-4 घंटे भी सोना शुरू कर देते हैं, वो भी एकदम गड़बड़ है। आप एक्सरसाइज भी करो, आप मजे भी करो, पर सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए, अपने कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोन मुझे कंट्रोल कर रहा है या कोई बुरी हैबिट मुझे कंट्रोल कर रही है। और उस सब चीजों में ये जो एनालिसिस होते हैं ना, ये सब बहुत काम में आते हैं। ये सब में टारगेट बना के भी देते हैं कि कितने से टाइम में कितना तुम्हें क्या करना है, तो उस हिसाब से। आप इसरल के मटेरियल के बारे में क्या बोलना चाहते हो? आपको होमवर्क कैसे मिलता है क्लास में? सबसे पहले तो ये बताओ। क्लासेस में सबसे पहले नोट्स जो है, जैसे डेली चैप्टर्स चल रहा है तो फिर चैप्टर के साथ साथ ही क्वेश्चंस टिक करवा देते हैं कि टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आज पढ़ा है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिया जा सकता है मॉड्यूल में से, सीपीपी में से, वो दे देते हैं कि साथ साथ होता रहे और चैप्टर भी साथ साथ ख़त्म हो जाए। तो वो प्लान्ड होता है प्रॉपर कि सीपीपी भी हो जाए, फिर मॉड्यूल भी हो जाए, और फिर पीवाईक्यू भी क्लासेस में डिस्कस होता है कि जो भी जेई एडवांस, जेई मेन पूरे डिस्कस होते हैं कि जो भी डाउट्स हैं वो क्लास में ही रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग इंटरेक्शन से अच्छे से सर के पास। और फिर TWT वगैरह तो बहुत अच्छा मटेरियल है जो हम लोग वो भी पूरा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और भी अगर ये भी ख़त्म हो जाता है तो और भी मटेरियल्स दे देते हैं कि हम लोग इससे भी अच्छा लेवल कर सकते हैं अपना। अच्छा, इसरल की एक्सरसाइज में 4 एक्सरसाइज होती है मॉड्यूल में, तो 1 तो इज लाइक कि ठीक है केक हुआ क्या, मतलब हम केक खा रहे हैं वैसा है। फिर 1 में थोड़ा लगता है कि हाँ अब थोड़ी तकलीफ हुई है ना, मतलब वो फिर दाल खाने जैसा हो जाता है कि मतलब हेल्थ के लिए जरूरी है पर तकलीफ हो रही है। फिर अब आप 2 पे जाते हो तो थोड़ा दाना मेथी जैसी फील आनी शुरू हो जाती है, दाना मेथी या नीम जैसी फील आनी शुरू हो जाती है कि कड़वाहट लगता है, करेला है ये, खाना तो है बट टफ लेवल है। और फिर 2A के बाद क्या फील आती है? ये तो सर बहुत ज़्यादा मतलब लेवल ऊपर ही है उसका, वो सर जब हम लोग मतलब एडवांस से भी ऊपर बोल सकते हैं उसको 2A को। तो आपको क्या लगता है 2A का लेवल कैसा है? लगती है मतलब 2A करने के बाद अगर PYQs करते हैं तो PYQs कंपैरेटिवली इजी लगते हैं। तो में अच्छे क्वेश्चन है मतलब। और कितने क्वेश्चन हो पाते हैं 2A के एक बार में? 2A 50% भी कर लो, बहुत बड़ी बात है 2A के। उस दिन तो घर में पार्टी हो जाती है कि आज 50 पर माहौल बन जाता है आज। मतलब अच्छे से टीचर भी 10 में से अगर 5-6 भी हो जाए तो फिर बहुत बड़ी बात, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ हो गए, 5-6 क्वेश्चन हो गए। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो वैसे ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मैं चलने की ट्रेनिंग नहीं कर सकता ना। तो एक गोल है कि एडवांस में जाकर अच्छा फील होना चाहिए। यस सर। एडवांस के एग्जाम में जब मैं बैठा हूँ वहां मुझे अच्छा फील होना चाहिए, नहीं यार कर लिया, मतलब घर पर हम अच्छा फील नहीं होने देते। तो मैं एक वो बोल दूं कि अगर आप सिंसियर हो तो ही इसरल में आना। भाई ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर यहाँ आकर सिंसियर होना पड़ेगा। तो भाई AR1 लाने के लिए सफिशिएंट मटेरियल है। क्वेश्चंस चेक होते हैं अपने रेगुलरली, जैसे कि आपने देखा है ना, होमवर्क चेकिंग रेगुलरली होती है भाई। यस सर, मेंटर्स हैं। संडे को जनरली बुला लेते हैं टीचर्स, तो 1-2 घंटे में सारे सब्जेक्ट्स की होमवर्क कॉपी लेके आते हैं। और हर बार प्लान्ड होमवर्क चेकिंग होती है कि कभी कभी हमला अचानक हुआ था? हमला अचानक भी हो जाता है सर, मतलब हमला अचानक ही होता है। हमला अचानक ही होता है। इससे कितना मोटिवेशन रहता है कि यार होमवर्क खत्म करें? सर ऐसा लगता है कि कभी भी चेकिंग हो जाएगी तो फिर होमवर्क कंप्लीट रखें, ताकि बहुत मेंटर्स को भी अच्छा लगे देख के कि हाँ सबने कर रखा है होमवर्क। उसके बाद सर फिर हम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जाते हैं, उसके भी डाउट्स लगते हैं जो डाउट काउंटर पे भी सर से पूछ सकते हैं, कभी भी सर से, मतलब सर अवेलेबल रहते हैं हर टाइम। तो इसरल हमारे लिए मतलब ये है कि बेस्ट चॉइस रहा सर। तो जैसे जो लोग 11th में कहीं और थे उनकी तब क्या रेगुलरिटी थी वर्सेस ये सब करने के बाद उनकी क्या रेगुलरिटी है? जैसे कि मतलब पहले ये होता था कि देखने वाला कोई नहीं होता था, मतलब एज अ फ्री फील होके कभी भी मन किया तो मोबाइल चला लिया कभी भी, तो ऐसे बहुत सारे बैकलॉग लग जाते थे। और अब ये है कि मतलब बैकलॉग ना के बराबर लगता है, तो इससे ये हमें बेनिफिट मिलता है कि मतलब हम थोड़ा ऊपर बूस्ट होने के लिए हमें ऐसा कॉन्फिडेंस फील होता है। हमारे एक्चुअली टेस्ट होते हैं जेई एडवांस के और जेई मेंस के होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। जैसे कि अगर पहले अगर हमारा मेंस का टेस्ट हो गया तो उसके कुछ दिन बाद, हफ्ते बाद हमारा एडवांस का टेस्ट होता है, वो भी 2 टेस्ट होते हैं और हमेशा CBT और OMR बेस्ड पे होते हैं, जिसके टेस्ट के हमेशा लेवल्स अच्छे होते हैं ताकि हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम हमेशा बरकरार रहें कि जो हमारा एम है उसके हिसाब से पेपर्स बहुत अच्छे आते हैं। हम भले मार्क्स हमारे कभी कभार कम आते हैं, ऊपर नीचे आता है, लेकिन गाइडेंस और मेहनत के थ्रू हम उसे और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन पेपर का जो लेवल होता है बहुत अच्छा होता है ताकि हम आगे जो हमारा फ्यूचर में परफॉर्म करना है वहाँ पे हम घबराएं ना, उससे बढ़िया एग्जाम है उसके लेवल का ही होता है। हाँ यस सर, उससे बढ़िया कभी कभार लेवल उससे कभी बढ़िया लेवल होता है। तो जैसे क्या होता है कि भाई तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो गया तो अब फिर उसके बाद तुमको उसका जेई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट देना है ना, फिर उसके बाद तुमको उसका एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, और फिर उसके बाद तुमको उसका रिव्यू टेस्ट देना है जो जनरली 21 दिन में हो जाता है या 28 दिन में हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर कितना बड़ा है। और अच्छा एक चीज और, जेई करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ज़्यादा। वो ऐसे भी कुछ कर रहे हैं कि सर क्या ही पूछ रहे हो। क्या
था अब मज़ा आ रहा है। वो कितनी बढ़िया लाइन बोली है इसने, वापस से बोल दे भाई एक बार। मजबूरी में शुरू किया था अब मज़ा आ रहा है। तो मजबूरी में शुरू किया था, मजा आ रहा है। सबको एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हारे अंदर फाइट करने की कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बहुत ज़्यादा सर, मतलब वो जो 10th का बचपना था वर्सेस अभी, तो उसमें मेच्योरिटी आई बहुत ज़्यादा सर। है ना। मतलब पहले फेलियर से जो डर लगता था, अब तो हर हफ्ते ही फेलियर है, हर हफ्ते क्या हर दिन ही फेलियर है, सवाल ही नहीं बनते। तो जो चीज़ जेईई नीट सिखाती है ना, वो दुनिया की और कोई एग्जाम प्रिपरेशन नहीं सिखाती है। तो अगर तुम्हें लाइफ में ग्रो भी करना है ना, तो भी जेईई कर लो यार। लड़ना आ जाएगा, भिड़ना आ जाएगा, और बिना गिव अप किए मेहनत करना आ जाएगा। सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे बेस्ट टीचर्स तो ई-सरल में आपको मिल जाएगा, उसकी गारंटी है। वो जो अपनी लाइन है ना, बेस्ट फैकल्टी और मैक्सिमम केयर की गारंटी, वो इंश्योर होती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। और अगर इसके अलावा भी कुछ बच गया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इनसे बाद में पूछकर आपको बता देंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।